हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए मैराथन सीरीज़ के। आज हम वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो यहाँ जो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन है वो यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सीडीपी में नहीं, बाकी हिंदी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडीपी पेपर 1 में भी यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है, साथ साथ यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हिंदी की जो पैडागोजी है उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो ये टॉपिक आप लास्ट तक देखेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा मैराथन सीरीज़ चल रही है भाई। अगर जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग भी नए हैं चैनल पे, तो यहाँ पर हम लोग यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के लिए हम टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है 2023 के नाम से यूटेट, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, शिक्षा फॉर नौकरी, और ये हमारा वेब URL है। स्टार्ट करते हैं फिर आज के मैराथन सीरीज़ का इंक्लूसिव एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। तो देखो भाई, यहाँ से हम समझेंगे भी कि किस लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको अटेंड करने हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है। तो आप देखते रहना, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं जो टॉपिक्स आते हैं, और यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो प्रतिभाशाली छात्र कौन से होते हैं ये आपको बताना है। जो अभिसारी चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन, रचनात्मक चिंतन, या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो देखो, प्रतिभावान छात्र कौन से होते हैं? जिनमें कुछ अलग करने की काबिलियत होती है, यानी कि जो साधारण बच्चों से जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, IQ लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि जिनकी ज़्यादा होती है, वो हमारे प्रतिभाशाली छात्र कहलाते हैं। और इन ये जो छात्र होते हैं ना, इनको भाई कुछ एक्स्ट्रा काम करना, कुछ अलग करने की इनकी मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक क्षमता होती है इनमें। तो टीचर्स को चाहिए इनको एक अलग चुनौतीपूर्ण कार्य देकर इनकी क्रिएटिविटी को, इनकी रचनात्मकता को बाहर निकाले और एक्सप्लोर करे। तो राइट आंसर क्या है? अमूर्त चिंतन और रचनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, रचनात्मकता, इनकी जो क्रिएटिविटी है ना, इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी क्रिएटिविटी को निखारने की ज़रूरत है टीचर को सिखाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका IQ लेवल और इनकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है और लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है वो सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है। तो अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट सोचना, एक जो साधारण बच्चा जहाँ सोच सकता है उससे भी ज़्यादा सोचना। और अमूर्त चिंतन कहाँ काम आता है? जो भाई हमारी जितनी भी रिसर्च होती है ना, वहाँ पर ये अमूर्त चिंतन काम आता है। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जिसमें बी और सी दोनों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो देखो, समावेशी शिक्षा चल रही है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। समावेशी शिक्षा में हर एक प्रकार के बच्चों का समावेशन होता है। एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है पढ़ाने के लिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षक को इन बच्चों के साथ में किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से इनको पढ़ाना है, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है। और समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसीलिए समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। उत्तराखंड इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे रहा है अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर। इसीलिए उत्तराखंड पात्रता परीक्षा में समावेशी शिक्षा से, डिसेबिलिटी से, विशेष शिक्षा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें, बिल्कुल सही है भाई। उन कथनों का उपयोग करें जो नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ऑप्शन 2 बोलता है, विविधता से संबंधित पहलुओं के बारे में बात करने से बचें, या विभिन्न व्यवस्था से उदाहरण अंकित करें। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखो, क्या क्यों रहेगा राइट आंसर? किसकी बात कर दी गई यहाँ पर? विविध व्यवस्था से उदाहरण अंकित करें। विविध व्यवस्था का मतलब क्या है यहाँ पर? कि अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका सांस्कृतिक कल्चर अलग होता है, और जिनका बैकग्राउंड अलग होता है, चाहे आप कल्चर के आधार पर कह लो, भाषा के आधार पर कह लो,
किसी भी आधार पर आप कह सकते हो। तो विविध व्यवस्था से उदाहरण अंकित करें कि एक टीचर को एक क्लास में किसी एक विशेष समूह या जाति को संबोधित करते हुए क्लास को कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि अलग अलग प्रकार के उदाहरणों को सम्मिलित करना है, जिससे कि जो वहाँ पर बच्चे बैठे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे बैठे हैं, अलग अलग कल्चर और अलग अलग समुदाय से जो बच्चे बैठे हैं, वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम अलग हैं दूसरों से। सभी बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता और ऐसा एनवायरनमेंट वातावरण क्रिएट करना है जिससे वो उनको ऐसा लगे कि हम हाँ एक क्लास में सभी को समानता से देखा जा रहा है। तो इसलिए विविध उदाहरणों को अंकित करना बेहद ही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए। ठीक है भाई। सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करना, उन कथनों का उपयोग करना जो नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान देना कि ऐसे कथनों का उपयोग नहीं करना है जो नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करते हैं या विविधता से संबंधित पहलुओं के बारे में बात करने से बचें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। डाइवर्स क्लासरूम हमें बनाना है, डाइवर्सिटी को ही प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, विविधता पर ही जोर देता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने की जो शिक्षा रणनीति है वही हमारी समावेशी शिक्षा है। तो इसलिए हमें विविध व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, निम्नलिखित में से कौन पेशीय कौशल में विकलांगता अधिगम के लिए एक और शब्द है। आपको ये बताना है कि पेशीय कौशल विकलांगता जो होती है उसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया या डिसलेक्सिया। तो देखो ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और यहाँ से बार बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है जो गणित में बच्चा अधिगम के क्षेत्र में अक्षम होता है, यानी कि गणितीय गणनाओं को करने में जब बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। और ये किसके अंतर्गत आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है भाई ये। आगे बात करें डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्या है, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब बच्चा भाषा को समझने में, ठीक है भाई इस चीज़ को ध्यान देना, जो बोली गई भाषा और लिखने वाली भाषा को समझने में परेशानी महसूस करता है या डिफ़िकल्टी महसूस करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर सी आता है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेशीय कौशल में विकलांगता, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी पेशे संबंधित कार्य करने में, यानी कि जो आपका मांसपेशियों से संबंधित कार्य होता है, जैसे आप हाथ चला रहे हैं, अपना पैर चला रहे हैं या छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है पेशीय कौशल की हेल्प से होते हैं। इस तरीके से कोई भी अगर विकलांगता होती है तो उसको हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। देखो डिस्प्रेक्सिया और डिस्फेजिया में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ टर्म डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, और एक होता है डिस्फेजिया। दोनों ही टर्म्स अलग हैं, ऐसा लगता है एक ही है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि भाई पेशीय कौशल में विकलांगता होती है मांसपेशियों से रिलेटेड, और डिस्फेजिया में क्या होता है भाषा संबंधित होती है, यानी कि जो भाषा बोली जा रही है उसमें बच्चा समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको बोलने में भी लिखने में भी, तब वो होगा डिस्फेजिया। लास्ट आता है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित विकार। किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को पढ़ने संबंधित कोई भी विकार हो या कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो आती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। और ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, एलडी के पार्ट हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 के साथ में, पढ़ने में अक्षमता को किस रूप में जाना जाता है। अभी बताया मैंने, पढ़ने में अक्षमता को किस रूप से जाना जाता है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिसफेजिया। कमेंट डाउन जरूर करना भाई। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। और एक कमेंट ज़रूर चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में भाई, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के नए नए टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए। तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें जितने भी लोग देख रहे हैं। पढ़ने में अक्षमता को किस रूप में जाना जाता है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, जब बच्चे को लिखने संबंधित विकार होता है, यानी कि राइटिंग, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ना, अगर किसी भी बच्चे को लिखने संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगी। डिसलेक्सिया अभी बताया था मैंने, जब पढ़ने संबंधित यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित, मैथमेटिक्स, इस चीज़ को याद कर लो। और डिसफेजिया मैंने अभी आपको बताया था, स्पोकन लैंग्वेज, बोली गई भाषा में कोई भी विकार हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो हम कहलाते, उसे हम बोलते हैं डिसफेजिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कमेंट ज़रूर लीव करना भाई, आप लोगों के कमेंट में रीड आउट करता हूँ सबको,
बैक भी करता हूँ उनका रिप्लाई। तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे से टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे हैं भाई। ये मैराथन सीरीज़ बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट के कुछ लिमिटेड डेज़ बचे हैं अब यूटेट एग्ज़ाम के लिए। अपनी प्रिपरेशन जो लोग भी नए हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ में करें, क्योंकि फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जितना टाइम है आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अभी भी 12 से 13 दिन अभी बचे हैं। इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सेशंस देखेंगे, मैराथन क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी करा रहा हूँ जिनके ऊपर मैं मैराथन लेके आ रहा हूँ वो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो ज़रूर इस वीडियो सेशन को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। निम्न में से कौन सा कारक समावेशी कक्षा की सफलता का निर्धारण नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है नॉट, जो समावेशी शिक्षा का सफलतापूर्वक निर्धारण नहीं करता है। सामान्य एवं विशेष कक्षा के बीच सहयोग, एकीकृत सेवा वितरण, शिक्षकों एवं प्रशिक्षक प्रशासन का नेतृत्व, अच्छी तरह से निर्मित योजना जो केवल विशेष छात्रों के लिए लक्ष्यों की पहचान करती है। तो अभी हमने क्या बोला, केवल एक प्रकार के बच्चों के लिए भी हमें कार्य नहीं करना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें विविध प्रकार के बच्चों के लिए हमें कार्य करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन नंबर डी में, अच्छी तरह से निर्मित योजना जो केवल विशेष छात्रों के लिए लक्ष्यों की पहचान करती है। ये कह रहे हैं केवल स्पेशल जो चाइल्ड हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट हैं, उन्हीं के लिए हमें योजनाओं का निर्माण करना है, बाकी सामान्य बच्चों पर हमें ध्यान नहीं देना। तो ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है समावेशी कक्षा का। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है सभी को साथ में लेकर चलना है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों या फिर क्रिएटिव हों। कुछ जो अभी हमने पढ़े थे जो क्रिएटिव जो छात्र होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, यहाँ लिख देता हूँ RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य हैं? आपको बताना है भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो किस चीज़ पर कार्य करता है। RCI विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, या शोध का कार्य करता है, या ऑप्शन डी बोलता है ये सारे के सारे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कार्य जो है RCI के अंतर्गत आ जाते हैं। मेनली जो है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास RCI का एक मुख्य कार्य है भाई। RCI का मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है, शोध का कार्य भी करता है। तो इसलिए हमने इसको ऑप्शन नंबर डी के साथ चले गए। डी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। निम्नलिखित इसमें से कौन सा नए RPWD एक्ट अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखो यहाँ पर एक PWD एक्ट है हमारे पास, ये आपको पढ़ के जाना है भाई। PWD एक्ट, इसके बाद जो ये संशोधित हुआ था PWD एक्ट, तो इसको नाम दिया गया था RPWD एक्ट। और कब संशोधित हुआ था? 2016 में। तो इसमें क्या किया गया था, जो विकलांगता है, विभिन्न प्रकार की जो विकलांगता है उनको बढ़ा दिया गया था, उनकी संख्याओं को। तो जो पहले 7 थी विकलांगता, 7 प्रकार की जो विकलांगताएं थी उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया था RPWD में। तो यहाँ पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा RPWD अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता नहीं है? आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, सुगम्यता, उत्क्रमिकता, या फिर दंड। उत्क्रमिकता का मतलब रिवर्सिबिलिटी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य विशेषता जो नहीं है वो है रिवर्सिबिलिटी। RPWD एक्ट के अंदर कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले 21 डिसेबिलिटी, पहले 60 डिसेबिलिटी थी तो इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया, और रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अब 21 से घटाकर इसको 7 कर दिया जाए। तो ऐसी कोई भी विशेषता नहीं है RPWD एक्ट की, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी का इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखो दंड का मतलब क्या? पनिशमेंट, कि अगर आप इन लॉज का पूर्णतः संचालन नहीं करते हैं तो भाई आपको एक दंड का प्रावधान भी लिखा गया है RPWD एक्ट में। बात क्लियर हो गई भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है? आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श, वांछित बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। वांछित बच्चे क्या होते हैं? पास में सुविधाएं नहीं होती, पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, दूसरा उनका जो सामाजिक कल्चर है, सामाजिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। ऐसे एरिया से वो लोग आते हैं, ऐसे क्षेत्रों से वो लोग आते हैं जहाँ पर
लिखने की, पढ़ने की या शैक्षिक सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है? इनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है, वांछित बच्चों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था की जाती है, या फिर वांछित बच्चों के लिए आर्थिक सहायता भी इनको दी जाती है। तो उपरोक्त डी इज़ द राइट आंसर, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। निम्नलिखित में से सामाजिक रूप से वांछित बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इनको बोला जाता है इंग्लिश में। तो वांछित बच्चों की क्या विशेषता है? बताए जाने से कम सीखने में सक्षम होते हैं, न्यूनता के कारण खराब संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि होती है, कार्यों में सफलता के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनुभव का अभाव होता है, या उपरोक्त डी? तो राइट आंसर है भाई, सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। जो वही वांछित बच्चे होते हैं सामाजिक रूप से, सोशल रूप से वांछित बच्चों की विशेषताएं क्या होती है? बताए जाने से कम सीखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी जो लर्निंग पावर होती है ना वो बहुत कम होती है। न्यूनता के कारण इनके संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञान जो होता है ना, कॉग्निटिव पृष्ठभूमि इनकी जो होती है संज्ञानात्मक, वो डेवलप नहीं होता है संज्ञान इनका। कार्य में सफलता के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के अनुभव का अभाव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। देखो, प्रतिभाशाली और रचनात्मक, क्रिएटिव चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, टैलेंटेड और क्रिएटिव चाइल्ड की बात हो रही है। समस्याओं को हल करने के लिए विशेष निर्देशन प्राप्त करना, स्मृति परीक्षण आधारित, नीरसता को रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य और गतिविधियां प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए, प्रतिभाशाली और रचनात्मक जो बच्चे होते हैं, इन लोगों का IQ लेवल मैंने बताया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनकी पढ़ाई को बोरिंग ना हो, ये क्लास में सामान्य छात्रों के साथ में ये अपने आप को नीरस महसूस ना करें, इसलिए इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देने की और गतिविधि द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए जिससे इनकी जो लर्निंग है, अधिगम है, उसको रोचक बनाया जा सके। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। समावेश के 3 आयाम क्या हैं? इंक्लूजन के 3 आयामों के बारे में बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो राइट आंसर है यहाँ पर गरिमा, अवसर और अनुकूलन। अब नीचे के जो ऑप्शंस हैं उसमें आप एक चीज़ ध्यान दोगे, आत्मसात, आत्मसात और आत्मसात। ये आत्मसात जो आया है ये कहाँ पर यूज़ होता है भाई? आत्मसात एकोमोडेशन करना, ये होता है हमारे प्याजे वाले में। प्याजे में मैंने बताया था ना आपको, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातनीकरण जो कहलाते हैं। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन जो है क्रॉस हो गए, गरिमा, अवसर और अनुकूलन। गरिमा का मतलब होता है यहाँ पर मूलभूत मानवाधिकार जो होते हैं उसको हमें बताया गया है। समावेशन के अंतर्गत हमें मूलभूत मानव अधिकार का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अनुकूलन का मतलब होता है सुगम्यता और अवसर का मतलब है भाई यहाँ पर कि जितने भी सहायक उपकरण शामिल होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करना है। अवसर का मतलब है यहाँ पर जितने भी सहायक उपकरण हमें शामिल करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए उनका उपयोग करना है। अनुकूलन करना है यानी कि सुगम्यता, और दूसरा गरिमा का इस्तेमाल करना है यानी कि मूलभूत मानवाधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। एक शिक्षक को किस प्रकार की विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी कक्षा में समाविष्ट करना चाहिए? क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर भाषाई? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर है यहाँ पर, एक शिक्षक को किस प्रकार की विविधताओं का इस्तेमाल करना चाहिए? सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। देखो, क्षेत्रीय, आर्थिक और भाषाई रूप से अगर टीचर जो है क्लास में जाएगा या उन्हीं पर बात करेगा तो यहाँ पर समावेशी क्लास नहीं बन पाएगी, समावेशी शिक्षा पूर्ण रूप से मुख्य उद्देश्य अचीव नहीं कर पाएगी। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपको अपनी विविधताओं का सम्मान करना, विविधताओं मतलब डाइवर्सिटी, सामाजिक रूप से जो बच्चे विविध हैं या फिर सांस्कृतिक रूप से विविध हैं, इन्हीं चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। केवल एक चीज़ पर बल नहीं देना कि आपने क्षेत्रीय जो बच्चे हैं उनको आप विशेष ध्यान दे रहे हैं उन पर, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर जो भाषाई, जिनकी भाषा जो है अलग है, आप उनको क्लास में पूर्ण अधिकार नहीं दे रहे हैं बोलने का। तो इस प्रकार की गतिविधि हमें नहीं करनी है। हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी बच्चे पिछड़े हैं उन सभी की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्लास का संचालन करना है, कक्षा का संचालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला था कि क्या करना चाहिए, अब इसमें पूछा गया है किस चीज़ से बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ज़रूर करना चाहिए टीचर को। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त
उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का प्रभाव विकसित करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 13 कि जो प्रभावी समूह होते हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल समूह या फिर संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है आपको, सभी को विविध रूप से लेकर चलना है, यानी कि विविध प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उनको सम्मिलित करना है अपनी चर्चा में। ऐसा नहीं है कि किसी एक समूह या संस्कृति को अपने वार्तालाप में या चर्चा में सम्मिलित करेंगे, तो यही हमें करने से बचना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, गंभीर दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं है? गंभीर दृष्टिबाधित छात्र यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र होते हैं, उनको हमें निम्नलिखित रूप में से कौन सी प्रभावी शैक्षिक रणनीति नहीं है? सहज और स्पष्ट रूप से बोलना, बिल्कुल भाई, आप बोल के ही बता पाएंगे आप इस प्रकार के बच्चों के लिए। आपका जो भाषण है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुन सकें आपके द्वारा बताए गए निर्देशों को। त्रिविमीय मानचित्र और चार्ट, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी कि जो 3D मानचित्र होते हैं, जो 3D मैप्स होते हैं, चार्ट होते हैं, वो भी इन बच्चों के लिए यूज़फुल रहते हैं। फैलेट बुक्स और फैलेट बोर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल प्रोजेक्शन देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर डी, ये प्रभावी शैक्षिक तकनीक नहीं है ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते। भाई आप उनको क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से आप उन्हें दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा कैसे पीड़ित है? गंभीर रूप से दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए ये तकनीक काम नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, ऑर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेसिबिलिटी, प्राधिकरण का कठोर रवैया या विशेष विद्यालय में नियुक्ति। तो देखो, आर्थोपेडिक चुनौतियों का मतलब क्या होता है? जो बच्चे सही रूप से चल नहीं पाते हैं, उनको चलने फिरने में संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्र की क्या मेनली आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेबिलिटी। कहने का मतलब है कि जो भी स्कूल है उसका जो ढांचा है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है इस प्रकार के छात्रों का समावेशन करने के लिए, जैसे कि रैंप की व्यवस्था। इस प्रकार के जो ऑर्थोपेडिक चुनौतियों वाले जो बच्चे होते हैं वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई व्हील चेयर का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपका स्कूल जो है एक तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दूसरा कोई भी अवरोधक चीज़ें नहीं होनी चाहिए रास्तों में, तीसरा जो रैंप होते हैं ऊँचे स्थानों पर जाने के लिए रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है इस प्रकार के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, डैश समावेशी शिक्षा का सिद्धांत जो नहीं है, निष्पक्षता, अलगाव और लेबलिंग, विविधता के लिए व्यवस्थित अनुकूलन या व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर बी, अलगाव और लेबलिंग। यहाँ पर पूछा गया है समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत नहीं है, अलगाव मतलब अलग कर देना, लेबलिंग मतलब उसको कैटेगराइज कर देना कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा जो है गरीब है, कौन सा बच्चा जो है मानसिक मंदता से पीड़ित है। इस प्रकार से आपको लेबलिंग नहीं करनी है क्लास में कि ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ पे क्लासेस में क्या कर देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब ए में क्या है, जितने भी टॉपर्स हैं, बी में क्या है, जो 80% वाले हैं, सी में क्या है, जो 60% वाले हैं, और डी में क्या है, जो बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे रहते हैं। तो इस प्रकार की लेबलिंग नहीं करनी है। ये क्या है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये लेबलिंग का उदाहरण है। अलगाव, अलगाव मतलब अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना सबको। ये बिल्कुल भाई समावेशी शिक्षा के खिलाफ है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्पियों की पहचान करता है? बी को डी के रूप में लिखना, कम ध्वनि अवधि या अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना या अपमानजनक व्यवहार। तो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन के लिए, यानी कि पढ़ने संबंधित कौन सा विकार यहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बी को डी के रूप में पढ़ना, लिखना नहीं, पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना कर लो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना चीज़ों को सही रूप से नहीं पढ़ता, जैसे नंबर को 21 को पढ़ेगा, 1 2 पढ़ेगा, बी को डी लिख देगा, पढ़ भी लेगा। इस तरीके की जो कमियां होती है बच्चे के अंतर्गत, वो किस में आती हैं भाई? डिसलेक्सिया में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 18 के साथ, वो विद्यार्थी जिन्हें
स्वलीनता और उनकी पहचान के लिए सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती किससे की जा सकती है, आपको ये बताना है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, या फिर अलगत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है और उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है इन्होंने कहा है कि हमें इस प्रकार के बच्चों की पहचान करनी है जिनमें स्वलीनता होती है, यानी कि ऑटिज़म वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस प्रकार के बच्चों में क्या होता है भाई। राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ए। इनमें सामाजिक स्वालीनता का मतलब क्या है, इनमें सामाजिक कौशल नहीं होता भाई। इस प्रकार के बच्चों में सामाजिक कौशल की कमी देखी जाती है। साथ साथ इसमें अपवर्ती व्यवहार होता है, यानी कि बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करना, दोहराना। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती जो कहा गया है ना, वो यही है कि ये चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, वातावरण में घुल मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया इनमें सामाजिक कौशल की कमी होती है, ये बार बार एक ही प्रकार की गतिविधि को करते हैं। दूसरा, इनमें सामान्य लक्षण करने में भी या सामान्य चीज़ों को करने में भी, दिनचर्या करने में भी इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के बच्चे को ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित छात्र बोलते हैं इनको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। क्या बोला गया है, विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा, ये आपको बताना है। यानी कि डाइवर्स लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, उसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। कहने का मतलब है कि अगर आप बच्चों को जिस भी एनवायरनमेंट, जिस भी परिवेश में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर उसको अगर आप सिक्योरिटी देंगे और उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, अगर बाहर से उसका ध्यान भटकता नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी क्लास देंगे जहाँ पर बच्चा जो है भटके नहीं, उसको एक साइलेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिससे कि जो आप उसको पढ़ा रहे हैं वो उस पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सके। अब ऐसा होता है ना, कई बार क्लासरूम इस तरीके की जगह पर होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे क्लासरूम अगर किसी भी स्ट्रीट के पास है, सड़क के पास है, तो वो क्या कर रहा है, आने जाने वाली चीज़ों पर उसका ध्यान जा रहा है, टीचर्स क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाने वाला है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये क्या है, विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। कौन सा अभ्यास, तो आप जो है आसपास के जो भी जितने भी खतरों का मतलब यहाँ पर है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रही हैं या विकर्षण कर रही हैं, तो उनको आप कम करने की कोशिश करें, तो बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है। गुणज का मतलब क्या है, यहाँ पर गणित की बात कर दी गई है, मैथ्स की बात कर दी गई है। तो ये इसमें निम्न में से किस से संबंधित है, गति विशेषक से, या फिर दूसरों के प्रेरक इरादों को समझने में प्रभाविता से, संगीतीय योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हिंदी में क्वेश्चन है तो इसलिए इसको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होता तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते थे, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन को हिंदी में इंक्लूड किया। गुणज का मतलब होता है जिन भी बच्चों को गणितीय संकल्पों को, यानी कि गणितीय जो नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स के जो नंबर्स होते हैं, उनको समझने में जब डिफ़िकल्टी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे मैराथन के इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से हमने टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई, ज़रूर इसको पूरा वीडियो वॉच करना, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर लीव करना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।